हेलो दोस्तों, और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें आज मैं आपके लिए लेके आया हूं आज की सारी करंट अफेयर्स का रैपिड राउंडअप। जी हाँ दोस्तों, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और भी दूसरी सोर्सेज से वो सारी न्यूज़ जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स और इसी तरह के एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ स्टैटिक के वो पोर्शंस जो इन न्यूज़ की करंट अफेयर्स में आ जाने की वजह से अब रेलिवेंट हो गए हैं, उन सब पर नज़र डालते हुए हम एक बहुत ही क्विक मैनर में आज की सारी करंट अफेयर्स को रैपिडली इन्वेस्टिगेट करेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं कि आज कौन से इंटरनेशनल डेज ऑफ इंपॉर्टेंस हैं। आज दो ऐसे इंटरनेशनल डेट्स हैं जो कि आपके किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला जो बहुत ही कम लोग जानते होंगे वो है इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। यूनाइटेड नेशंस इस दिन को सेलिब्रेट करता है। कोऑपरेटिव्स आपको पता है, जब कई लोग एक साथ मिलकर एक अपनी बिजनेस एंटिटी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और खुद ही उसमें से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। तो इसमें कोई मालिक और बाकी सब उसके एम्प्लॉय नहीं होते हैं, इसमें कई लोग मिलकर खुद ही अपनी कंपनी के ओनर होते हैं। इनको कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कहा जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कितने इंपॉर्टेंट हैं हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के लिए, इस बात का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक पूरा सेपरेट शेड्यूल कोऑपरेटिव्स को डेडिकेटेड है, 9th शेड्यूल। ठीक है, तो चलिए, ये तो इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स की बात हो गई। और इस साल यूनाइटेड नेशंस इसको इस थीम के साथ सेलिब्रेट कर रहा है, हैशटैग कोऑप्स फॉर क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस का ऐसा मानना है कि कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है वो ज़्यादा ग्रीन पॉलिसीज़ को इम्प्लॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी, कार्बन इंटेंसिव प्रोसेसेस को इम्प्लॉय नहीं करते हैं। इसलिए जितने ज़्यादा बिजनेस कोऑपरेटिव्स के थ्रू होंगे, उससे क्या होगा कि कार्बन एमिशन कम होगा और क्लाइमेट चेंज को रोकने का जो हमारा गोल है वो अचीव करने में हमें सहायता मिलेगी। ठीक है, और एक और फैक्ट जो आपको बता दूँ किसी एग्ज़ाम के आंसर को लिखने के लिए या ऐसे लिखने में आपके काम आ सकता है, वो ये है कि दुनिया भर का 10% वर्कफोर्स कोऑपरेटिव्स में काम करता है। तो अगर आपको ऐसा लगता हो कि कोऑपरेटिव्स एक बहुत ही नीश, बहुत ही माइनर सी चीज़ है जिसमें ज़्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट होता है, तो ऐसा नहीं है। दुनिया भर की वर्कफोर्स का 10% कोऑपरेटिव्स में काम करता है। ठीक है, आज एक दूसरा इंपॉर्टेंट डे जो है, दैट इज़ अमेरिकाज इंडिपेंडेंस डे। आज के दिन अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स साइन किया गया था, बहुत ही फेमस है ये, इसके ऊपर आपको पढ़ लेना चाहिए कि बिल ऑफ राइट्स क्या है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भी कई प्रोविजंस अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वर्ल्ड का बहुत बड़ा रिटन डाउन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, और इंडिपेंडेंस डे एक मूवी भी आई थी हॉलीवुड में, इट वाज अबाउट एलियंस, जिसका पोस्टर की मैंने यहाँ पे आपके स्क्रीन पे डाल रखा है। ठीक है, चलिए चलते हैं आज की पहली न्यूज़ पर। आज की पहली न्यूज़ है अबाउट इंडियाज़ फर्स्ट ड्रोन फ्लाइट। दिस इज़ नॉट एक्चुअली इंडियाज़ फर्स्ट ड्रोन फ्लाइट, बट इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट नो परमिशन नो टेक ऑफ कंप्लाइंट ड्रोन फ्लाइट ऑफ इंडिया। ऐसी पॉलिसी बनाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा कि एक जो ड्रोन्स हैं वो नो परमिशन नो टेक ऑफ मॉडल पे काम करेंगी, कि जब तक उन्हें परमिशन न मिले वो टेक ऑफ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो द DGCA, Directorate General of Civil Aviation, has identified the green field near Karnataka's Tumkur where the first NPNT compliant drone flight of India was carried out. ठीक है, the drone used for the flight is an Asteria Aerospace Bangalore based company manufactured A200 micro drone, माइक्रो, नैनो, मिनी, इस तरह के ड्रोन्स होते हैं, उनके साइज पे डिपेंड करता है। इन सबको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर UIN दिए जाएंगे DGCA के द्वारा। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आपके मोबाइल का जो सेल फोन नंबर है वो, या किसी गाड़ी के पीछे जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसके जैसी ही चीज़ है, जिससे कोई ड्रोन कभी कहीं घुस जाए, उससे कोई एक्सीडेंट हो जाए या उससे कोई इलीगल एक्टिविटी कैरी आउट हो रही हो, तो ऐसा ना हो कि हमें पता ही ना चले कि भाई इस ड्रोन का मालिक कौन है, इसे कौन ऑपरेट कर रहा था। हर ड्रोन को रजिस्टर करना पड़ेगा और उसमें एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, कौन मालिक है, और उसके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी कि ड्रोन का यूज़ किसी इलीगल काम में न किया जाए। ठीक है, तो देखिए, ये चूँकि सबसे पहली फ्लाइट थी ड्रोन की, तो ये U के बाद 6070 है +1 इज़ द UIN ऑफ द A200 माइक्रो ड्रोन, यानी ये इंडिया का सबसे पहला UIN देखिए इस ड्रोन को इशू किया गया। ठीक है, इट इज़ ओन्ड बाय क्विडिच इनोवेशंस लैब्स प्राइवेट लिमिटेड। क्विडिच वो हैरी पॉटर में वो गेम है जो उन लोग उड़ते हुए एक तरह से हॉकी जैसा खेलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसी विजन के साथ ये कंपनी फाउंड की गई होगी। क्विडिच जैसे उड़ते हुए खेलते हैं वैसे ही उड़ने वाले ड्रोन्स बनाएंगे, इस तरह का कुछ रहा होगा। ठीक है, इसका बैकग्राउंड क्या है देखिए। फॉर सर्टिफाइड एंड कंप्लाइंट ड्रोन ऑपरेशंस इन इंडिया, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन लॉन्च्ड द डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म ऑन 1 दिसंबर 2018। डिजिटल स्काई करके इन्होंने एक वेब पोर्टल बनाया हुआ है। ठीक है, तो नैनो ड्रोन्स जो हैं, जो एकदम ही छोटे ड्रोन्स हैं, उनको छोड़ के बाकी सबको जो है आप, और माइक्रो एंड अबव कैटेगरी ड्रोन्स जो हैं उनको आपको जाके रजिस्टर करना पड़ेगा उसमें, जिसमें डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म में। ठीक है, जिसमें कि UIN आपको मिलेगा उस
पोर्टल से, जैसे गाड़ी के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आरटीओ की वेबसाइट से वगैरह से मिलता है, तो वैसे यहाँ पे आपको डिटेल्स ऑफ मैन्युफैक्चरर एंड ऑपरेटर आपको जाके प्रोवाइड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये दिस वाज अबाउट फर्स्ट ड्रोन फ्लाइट। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी कंपनी ने पहला इंडिया का NPNT कंप्लाइंट फ्लाइट अभी लॉन्च किया, तो उस कंपनी का नाम है क्विडिच। क्विडिच जनरली कंपनीज के नाम नहीं पूछे जाते हैं, पर क्विडिच देखिए कितना इंटरेस्टिंग टर्म है, ये हैरी पॉटर से लिया गया है, इसलिए बिल्कुल आपको किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरा, NPNT कंप्लाइंट का क्या मतलब है, तो ये आपको MCQ में आ सकता है। इसमें कुछ भी आपको ऑप्शन दे देगा, जिनको नहीं पता है वो इंटेलिजेंट गेसिंग नहीं कर पाएंगे इसमें। उसके बाद ये कितनी तरह के ड्रोन होते हैं, तो माइक्रो और नैनो इस तरह के ड्रोन होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एक पॉइंट और है इसमें कि ड्रोन्स को टेक्निकली हमारी पॉलिसीज़ में कहा जाता है रिमोटली पायलटेड एरियल सिस्टम्स। ठीक है, तो ड्रोन का जो ऑफिशियल नेम हमारी गवर्नमेंट के लिटरेचर में आपको मिलेगा वो होगा RPAS, रिमोटली पायलटेड एरियल सिस्टम्स। ये भी याद कर लीजिए, ये भी किसी MCQ में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आज की दूसरी न्यूज़ है अबाउट इंडियाज़ फर्स्ट सोशल मीडिया सुपर ऐप। पिछला इंडिया का पहला ड्रोन था, ये अब इंडिया का सोशल मीडिया ऐप बनाया गया है। ठीक है, इसको सुपर ऐप इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये इंडिया का है। इंडिया का अपना एक सोशल मीडिया ऐप बनाने की बात हो रही थी, तो एलिमेंट्स विद अ वाई लॉन्च किया जा रहा है हमारे वाइस प्रेसिडेंट श्री वेंकैया नायडू जी द्वारा। तो क्या है कि देखिए, विद मोर देन 500 मिलियन सोशल मीडिया यूजर्स इन द कंट्री, 500 मिलियन 50 करोड़ से ज़्यादा सोशल मीडिया यूजर्स इस देश में है। 1 अरब 30 करोड़ के देश में 50 करोड़ लोग अगर सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, तो देखिए सोशल मीडिया की पहुंच कितनी दूर तक है। ठीक है, तो द नंबर्स आर ओनली इंक्रीजिंग, और नंबर बढ़ते भी जा रहे हैं। अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ स्पिरिचुअल लीडर श्री रविशंकर, मोर देन 1000 IT प्रोफेशनल्स केम टुगेदर टू डेवलप द फर्स्ट मेड इन इंडिया सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन। देखिए, तो यानी इसको लॉन्च कर रही है गवर्नमेंट के हमारे वाइस प्रेसिडेंट, इसको लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन किसी को भी लग सकता है कि शायद गवर्नमेंट की एजेंसी ने बनाया होगा, ऐसा नहीं है। इसको बनाया है ये आर्ट ऑफ लिविंग के जो फाउंडर हैं श्री रविशंकर, जो संत हैं, उनके तत्वावधान में, उनकी प्रेरणा से 1000 IT इंजीनियर्स साथ आए थे, और 1000 IT इंजीनियर्स ने मिलके ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया है, सोशल मीडिया ऐप बनाया है। ठीक है, उसको गवर्नमेंट से वेंकैया नायडू जी उसको लॉन्च करने वाले हैं, एंड मेनी अदर डिग्निटरीज आर लाइकली टू ज्वाइन द लॉन्च इवेंट। ठीक है, अब इस तरह का कैसे होता है कि श्री रविशंकर जो हैं वो करंट जो गवर्नमेंट है पावर में उनके काफ़ी करीब हैं। तो जैसे रामदेव बाबा हैं, श्री रविशंकर हैं, इनके द्वारा जो वेंचर होते हैं वो कितने गवर्नमेंट के हैं, कितने प्राइवेट सेक्टर के हैं, कहना मुश्किल होता है। ठीक है, गवर्नमेंट का भी उनके ऊपर काफ़ी पेट्रनेज रहता है। ये कितना एथिकल है नहीं है, ये आपको एथिक्स के पेपर में पूछा जा सकता है कि जो हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स हैं वो जैसे जैसे बिजनेस और गवर्नेंस से रिलेटेड फील्ड में अगर इनरोड्स बना रहे हैं या पॉलिटिकल फील्ड्स में अंदर आ रहे हैं, तो इंडिया जैसी कंट्री में, जो कि ऐसे बहुत ज़्यादा ही एक धार्मिक या रिलीजियस बिलीफ्स वाली कंट्री है, लेकिन जिसका कॉन्स्टिट्यूशन पूरा सेक्युलर है, उसमें ये कितना एथिकल है और किस तरह के गाइडलाइंस फ्रेम किए जाने चाहिए या नहीं किए जाने चाहिए इसमें, तो ये आपको क्वेश्चन मेंस में ज़रूर पूछा जा सकता है। मेरे ख्याल से किसी भी UPSC एस्पिरेंट को इस पर एक नोट प्रिपेयर करके रखना चाहिए कि हमें क्या स्ट्रेटेजी लेनी है। जैसे कि हर किसी आंसर राइटिंग में आप करते हैं, इसके कई प्रोज आप बताएंगे कि कैसे स्पिरिचुअल लीडर्स जो हैं उनकी समाज पर काफ़ी गहरी पकड़ रहती है। तो किसी नज थ्योरी जो है, तो हम नज थ्योरी के बारे में जो नहीं जानते हैं, NUDGE नज थ्योरी गूगल करके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक थ्योरी है। इकोनॉमिक सर्वे में भी इसको मेंशन किया जाता रहता है। तो नज थ्योरी में पब्लिक को हल्का सा गवर्नमेंट एक पुश करती है कि इस तरफ जाने के लिए। ये नहीं कि गवर्नमेंट हर तरफ ऑर्डर ही देते रहे कि ये करो, ये मत करो, ऐसा करो, वैसा मत करो, है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर गवर्नमेंट सोचे कि देश में लोग डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, अगर आपको पता नहीं हो, इंडिया दुनिया का डायबिटीज़ कैपिटल अब कहलाने लगा है। तो बहुत ज़्यादा हाई कैलोरीफिक वैल्यू के जो भी प्रोडक्ट्स होंगे, अगर सरकार उनको बैन करने की बजाय बस उन पर बड़ा सा ये लिखवा दे कि कॉशन वेरी हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इस तरह का, ये देखिए नज थ्योरी है। कितने लोग होंगे जो इस तरह का देखकर ही फिर रख देंगे उसको कि अरे भाई इसमें तो ऐसे गवर्नमेंट ने अलग से कॉशन लिख दिया है तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, है ना। रादर देन गवर्नमेंट बैन कर दे, लोग क्या खाएंगे नहीं खाएंगे, इसमें गवर्नमेंट सीधा घुस जाए, उसके बदले इस तरह की से नज करने, हल्का नज मतलब एक हल्का धक्का देना जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी के लिए डेमोक्रेटिकली भी सही है, और गवर्नमेंट इसके जरिए काफ़ी सारे एरियाज़ में अपना इंटरवेंशन कर सकता है जहाँ पहले वो कानून बनाने से कतराता रहता था। तो इस तरह के नज इंटरवेंशंस में जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, धार्मिक गुरु वगैरह हैं, जिनकी काफ़ी करोड़ों में फॉलोइंग है, वो काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल हो सकते हैं, है ना। और इसमें फिल्मी सितारे वगैरह भी काफ़ी लोग इंस्ट्रूमेंटल हो सकते हैं। तो एक तरह से सरकार का इनके साथ एसोसिएशन कुछ एरियाज़ में फ़ायदा कर सकता है। पर फिर क्या होगा, देखिए कि धर्म और सरकार और बिजनेस और ये सब कहाँ ख़त्म हो रहे हैं, दूसरा कहाँ चालू हो रहा है, ये लाइन ब्लर्ड हो जाएगी। लोग समझ नहीं पाएंगे कि फ़लाने बाबा जो ये कह रहे हैं, वो फ़लाने बाबा बोलेंगे मेरा प्रोडक्ट खरीदो, कोई सोचेगा कि ये
सरकारी आदेश है, सरकार जब बोल रही है कि ये वाला प्रोडक्ट आपको खरीदना चाहिए, सरकार ने बोल दिया है, क्या पता उनका प्रोडक्ट लॉन्च हो तो सरकारी मंत्री आके लॉन्च कर दें। जैसे ये सोशल मीडिया ऐप है, इसको लॉन्च करने के लिए हमारे वाइस प्रेसिडेंट ही लॉन्च कर रहे हैं। कोई भी सोच सकता है कि ये तो एक तरह से प्रॉपर सरकार का इस पर एक मुहर लग गई है, तो मेरे को यही प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए, जो कि एक फ्री मार्केट की फिलॉसफी के खिलाफ बात होगी। कितने लोग भारत में, गाँव में, छोटे शहरों में सोचते हैं कि जैसे सहारा जो कंपनी थी, इंडिया की क्रिकेट टीम की यूनिफॉर्म पे उनका एम्ब्लेम रहता था, क्योंकि उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर किया था। तो बहुत सारे लोग, लाखों करोड़ों की तादाद में लोग ये सोचते थे कि सहारा एक्चुअली गवर्नमेंट की कंपनी है, क्योंकि नहीं तो इंडियन क्रिकेट टीम के यूनिफॉर्म पे सहारा का लोगो क्यों होता। उन्हें ये नहीं पता कि सहारा तो गवर्नमेंट कंपनी नहीं ही है। इंडियन क्रिकेट टीम जो है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, BCCI, उसका भी भारत की सरकार से कोई लेना देना नहीं है, अपने आप में एक प्राइवेट क्लब है वो। ठीक है, तो ये सब इस तरह के एरियाज़ हैं जो मैंने आपको बहुत अच्छा फॉर्डर अभी दे दिया है। ये अगर आप नोट करके रखेंगे, बहुत सारे आंसर्स में आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब एलिमेंट्स के बारे में देखिए, यही है कि आपसे पूछा जाएगा पहली सोशल मीडिया ऐप इंडिया की बनाई गई है, तो उसका नाम क्या है, एलिमेंट्स। थोड़े रेयर केस में पूछा जा सकता है उसको किसने लॉन्च किया था, तो वो वेंकैया नायडू जी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने लॉन्च किया था। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि देखिए, द एप्लीकेशन हैज़ ऑलरेडी बीन डाउनलोडेड अराउंड 2 लाख टाइम्स। अभी तो लॉन्च ही नहीं हुआ है और 2 लाख लोग डाउनलोड भी कर चुके हैं, और इसको क्राउड टेस्टिंग किया गया है कई महीनों से। ज़रूर ये आर्ट ऑफ लिविंग वाले लोग होंगे, उन्होंने इसको डाउनलोड किया होगा, और क्राउड टेस्टिंग हुई है मतलब लोग इसको डाउनलोड करके यूज़ कर रहे हैं। तो क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो भी कंपनी को मालूम चल रहा है। कंपनी ने कहना है कि ये कभी भी यूज़र का डेटा शेयर नहीं करेगा किसी भी थर्ड पार्टी के साथ, एंड डेटा ऑफ यूजर्स ऑफ द एलिमेंट्स एप्लीकेशन विल बी स्टोर्ड इन इंडिया। ठीक है, एलिमेंट्स वाज डिजाइन्ड बाय कंबाइनिंग द बेस्ट एंड पॉपुलर फीचर्स ऑफ कॉमनली यूज्ड सोशल मीडिया एप्लीकेशंस। द एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल इन 8 इंडियन लैंग्वेजेस इन अपकमिंग मंथ्स। ठीक है, फीचर्स सच एज ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल्स, पब्लिक प्रोफाइल्स फॉर यूजर्स टू फॉलो, सब्सक्राइब, ए सिक्योर एलिमेंट्स पेमेंट सिस्टम एक्सेट्रा विल बी एडेड। तो देखिए कितने सारे फीचर्स इसमें बेस्ट ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स करके ऐड कर दिया गया है। शायद आने वाले समय में हम सब एलिमेंट्स पे अपना ये चैनल माइग्रेट कर रहे हो और आप वहाँ पर मेरा वीडियो सुन रहे हो। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। NLC यानी नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन जो है, उसने और कोल इंडिया लिमिटेड ने एक जॉइंट वेंचर बनाने का डिसाइड किया है, जो कि एक एनर्जी कंपनी होगी। ठीक है, देखिए इसके बैकग्राउंड में क्या है कि 4.5 बिलियन यूनिट्स, ठीक है, कोल इंडिया जो है वो कोयला निकालती है। ठीक है, और इस प्रोसेस में उसको हर साल 4.5 बिलियन यूनिट एनर्जी लगती है, इलेक्ट्रिसिटी लगती है। आप सोचिए, एनर्जी पैदा करने के लिए कंपनी, उसको इतनी एनर्जी लगे और वो बाहर से उसको खरीदनी पड़े, तो ये कितनी एक आयरॉनिक बात है। तो उसके लिए जो पावर मिनिस्टर हैं या मिनिस्ट्री ऑफ कोल हैं, उन्होंने बोला था कि भाई अपनी बिजली आप खुद पैदा करिए, और वो भी ग्रीन मीन्स के द्वारा, एक सस्टेनेबल नॉन कन्वेंशनल एनर्जी मीन्स के द्वारा आप अपनी एनर्जी आप जनरेट करिए। तो उसके लिए क्या होगा, सोलर पावर वगैरह यूज़ किया जाएगा। तो उसके लिए NLC इंडिया, नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन जो है, जो कि तमिलनाडु में हेडक्वार्टर्ड है, नेवेली में, उस जगह पे उसका नाम रखा गया है। इसके साथ कोल इंडिया मिलकर एक जॉइंट वेंचर बना रहा है। ठीक है, तो आपको यही पूछा जाएगा। देखिए, कोल इंडिया, इसमें NLC जो है वो नवरत्ना कंपनी है और कोल इंडिया एक महारत्ना कंपनी है। कैसे, ये दोनों 50-50 इक्विटी में इसको, ये जो भी कंपनी बनेगी उसको बनाएंगे। इसका नाम अभी तक तय नहीं किया गया है। नवरत्ना कैसे डिसाइड होता है, महारत्ना कैसे डिसाइड होता है, और विच ऑफ द फॉलोइंग आर महारत्ना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नवरत्ना, ऐसे करके क्वेश्चन बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है। और अगर ये क्वेश्चन आता है, इट विल बी वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन इन द एग्जाम। ठीक है, टफ क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है फिर, है ना, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो सबको बन जाएंगे, टफ जिसको बने वही आगे बढ़ेगा इस पूरी कंपटीशन में। तो ये लिस्ट आप बना के याद करके रखिए, महारत्ना कैसे होता है, नवरत्ना कैसे होता है, और इसके लिए क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। महाराष्ट्र MOU, महाराष्ट्र ने ब्रिटेन की एक इंडस्ट्रियल बॉडी के साथ, जैसे हमारे यहाँ एसोचैम, फिक्की, CII, इस तरह के इंडस्ट्रियलिस्ट्स की बॉडी होती है। सारी बिजनेसेस, बड़े बड़े कॉरपोरेशंस मिलके अपनी एसोसिएशन बनाते हैं, ताकि वो एक यूनिट के तौर पे सरकार से और दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ नेगोशिएट कर सके और पॉलिसी मेकिंग में अपना इनपुट दे सकें कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हम क्या चाहते हैं। इस तरह से वैसे ही UK की, ब्रिटेन की, आप देखिए ये इस तरह की बॉडी है, जिसका नाम है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है UK का, UK इंडिया बिजनेस काउंसिल। यानी UK और इंडिया के बिजनेसमैनों ने मिलकर एक काउंसिल बनाया है कि कैसे हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड बढ़ाएं। तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने उनके साथ एक MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो मैं हर बार आपको बताता हूं, इट इज़ एन अग्रीमेंट दैट वी विल कम टू एन अग्रीमेंट। अभी अग्रीमेंट हुआ नहीं है, अग्रीमेंट हम करेंगे, ऐसा उन्होंने साइन किया है। कि उसमें जाहिर बात है कि जॉब जनरेट करने के लिए बात कर रहे हैं, फॉर अचीविंग आत्मनिर्भर भारत, द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एक्सेट्रा वर डिस्कस। ठीक है, कि वो यहाँ पर कैसे मैन्युफैक्चरिंग या इस तरह का बिजनेस इंडिया में डाले, इससे इंडिया में
में जॉब जनरेट हो। ठीक है, यूके आईबीसी, यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल क्या है, इट इज हेडक्वार्टर्ड इन लंडन एंड वाज फाउंडेड इन 1993, देखिए काफ़ी साल पुरानी है, टू फॉस्टर, प्रमोट एंड इंक्रीज द बिजनेस रिलेशंस एंड द बायलैटरल ट्रेड बिटवीन द टू countries. Apart from working with the central government of India over the last couple of decades, UK IBC has worked successfully towards strengthening the business relations of the UK with the state governments of India. ठीक है, तो ये अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ भी जा के अग्रीमेंट करती हैं, इन्वॉल्वमेंट, इंगेजमेंट रहता है इनका, जैसे कि आपने अभी देखा महाराष्ट्र के साथ इनका इंगेजमेंट हो गया। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, अ फोटो ऑफ फोबोस। ठीक है, फोबोस क्या है, ये मंगल ग्रह का एक सैटेलाइट है, जैसे हमारा सैटेलाइट चांद है, मंगल ग्रह का सैटेलाइट एक है फोबोस, उसका नाम है। मंगलयान जो है हमारा मंगल को ऑर्बिट कर रहा है मंगल के आसपास। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, द मंगलयान मिशन ऑल्सो नोन एज द मार्स ऑर्बिटर मिशन ऑफ द इसरो हैज़ कैप्चर्ड द इमेज ऑफ फोबोस, द लार्जेस्ट मून और नेचुरल सैटेलाइट ऑफ मार्स। मार्स का सबसे बड़ा जो मून है वो फोबोस है। सबसे पहला यही आपको पॉइंट पूछ लिया जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फोबोस, कि ये सबसे बड़ा मून है कि नहीं मार्स का। तो ये सबसे बड़ा मून है, आपको याद रहना चाहिए। इसकी इमेज मार्स ऑर्बिटर मिशन, मॉम जो मिशन है मंगलयान, उसने खींची है। द मार्स ऑर्बिटर मिशन वॉज एट ए डिस्टेंस ऑफ 7200 किलोमीटर्स फ्रॉम मार्स। ISRO has further stated that 210 meters is the spatial resolution of the captured image। ठीक है, ये तो टेक्निकल बात है, किसी एग्जाम में नहीं आएगी। देखिए ये कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ही क्रूशियल हैं। स्टिकनी क्रेटर, इट इज़ द लार्जेस्ट क्रेटर ऑन द फोबोस। बहुत ही कम चांस है किसी भी एग्जाम में आए, पर क्या पता कोई पूछ भी ले भूले भटके। तो क्रेटर आपको पता है क्या होता है, जो किसी भी उल्का पिंड या मीटियोर वगैरह के हिट करने की वजह से एक डिप्रेशन जैसा, एक गड्ढे जैसा फॉर्म हो जाता है किसी भी प्लैनेट या नेचुरल सैटेलाइट की सरफेस पे, उसको क्रेटर कहते हैं। तो वो जो क्रेटर है वो उसका नाम है स्टिकनी क्रेटर। ये फोबोस का सबसे बड़ा क्रेटर है। इन द इमेज कैप्चर्ड बाय मार्स ऑर्बिटर मिशन, स्टिकनी क्रेटर इज विजिबल अलॉन्ग विद द रोच स्क्लोवस्की एंड ग्राइडलिंग क्रेटर्स ऑफ फोबोस। ये सारे फोबोस क्रेटर्स के नाम है। अगर आप याद रख सकें और किसी एग्जाम में लिख दें, कभी इंटरव्यू के क्वेश्चन में मेंशन कर दें, तब तो बहुत ही बढ़िया बात है। हालांकि मुझे लगता है कि स्टिकनी क्रेटर जो सबसे बड़ा क्रेटर है, उसके अलावा और कोई नाम इसमें से याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। बहुत कम लोगों के लिए याद रखना संभव भी हो पाएगा। मंगलयान मिशन वॉज लॉन्च ऑन 5 नवंबर 2013 फ्रॉम द फर्स्ट लॉन्च पैड ऑफ सतीश धवन स्पेस सेंटर लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश बैरियर आइलैंड श्रीहरिकोटा। अभी देखिए बहुत ही ये एकदम आसानी से किसी भी एग्जाम में आ जाने वाला क्वेश्चन है, कौन सा स्पेस सेंटर कहाँ पर है। श्रीहरिकोटा में जो है सतीश धवन स्पेस सेंटर है। विक्रम साराभाई सेंटर कहाँ पर है, और कहाँ से हमारी टेस्टिंग होती है, जो उड़ीसा के कोस्ट पर हमारे मिसाइल वगैरह लॉन्च होते हैं। तो ये सब आपको नाम याद रहने चाहिए। इट इज़ आंध्र प्रदेश का बैरियर आइलैंड है श्रीहरिकोटा। बैरियर आइलैंड क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ मार्स क्या है, फोबोस और डाइमोस। ये दो नेचुरल सैटेलाइट ऑफ मार्स के हैं। इसमें 2 मून है मार्स के, फोबोस और डाइमोस दोनों का नाम है। बोथ द मून्स ऑफ मार्स वर डिस्कवर्ड बाय एस्पा हॉल इन द ईयर 1877। 1877 में ही उन्होंने इनकी खोज कर ली थी। फोबोस इज 7 टाइम्स लार्जर देन डाइमोस। एक बहुत छोटा है, दूसरा बहुत बड़ा है। तो ये बात है, फोबोस डाइमोस आप याद रखिए, और ये स्टिकनी क्रेटर याद रखिए। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। गवर्नमेंट स्कीम फॉर ओलंपिक मेडल्स। गवर्नमेंट की स्कीम है। देखिए हमारे देश में हर बार जब ओलंपिक होता है, हम इतना बड़ा देश हैं, पर हम बहुत कम मेडल्स के साथ वापस आते हैं, जो कि बहुत ही उस समय सब उस बात उठती है, न्यूज़ में बात होती है, क्यों हमारा देश स्पोर्ट्स में पीछे है, कोई कुछ करता क्यों नहीं। तो सरकार अब इस तरह की पॉलिसीज़ बना रही है कि हमारे स्पोर्ट्स पर्सन भी बहुत सारे मेडल जीत के लाएँ। इसमें एक टर्म यूज़ किया है पोडियम फिनिश। पोडियम वो आप देखेंगे 1, 2, 3 वाले जो एथलीट होते हैं, वो खड़े रहते हैं अपना मेडल लेके, सिल्वर गोल्ड ब्रॉन्ज लेके, उसको पोडियम कहते हैं, जिसके ऊपर वो खड़े रहते हैं। ठीक है, तो इफ़ यू अचीव अ पोडियम फिनिश इन अ रेस जो या इन एन इवेंट, इन अ स्पोर्टिंग इवेंट, तो मतलब आप फर्स्ट, सेकंड या थर्ड आ गए हैं, आपको गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल मिल गया है। तो किसी भी स्पोर्ट्स में इंपॉर्टेंट है कि भाई पोडियम फिनिश हो जाए, कोई मेडल लेके हम आ जाएं। अगर आप चौथे आए और 50 लोग कंपीट कर रहे थे, कोई मतलब नहीं है, कोई आपको याद नहीं रखेगा। आप लोगों को खुद ही बोलते फिरोगे मैं चौथा आया था, पर किसी को कुछ याद नहीं रहेगा क्योंकि आपको कोई मेडल तो मिला नहीं है। तो हमको चाहिए पोडियम फिनिश के टोटल, हम ये नहीं कह रहे कि इतने सारे गोल्ड लेके आओ, पर जैसे तैसे ब्रॉन्ज भी लेके आ जाओ। हमारे अभी हम इस स्टेज में हैं कि हमारे मेडल्स की टैली को बढ़ाएंगे। इसके लिए क्या कर रहे हैं देखिए, इन ऑर्डर टू ग्रूम यंग एथलीट्स इन द कंट्री फॉर द अपकमिंग ओलंपिक्स ऑफ 2024 एंड 2028, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स विल लॉन्च टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम फॉर द जूनियर एथलीट्स। दिस वाज इन्फॉर्म्ड ऑन 3 जुलाई बाय किरण रिजिजू, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ द फिट है तो हिट है इंडिया प्रोग्राम। ठीक है, तो फिट है तो हिट है इंडिया प्रोग्राम भी स्कूली बच्चों को फिट रखने के लिए कल लॉन्च किया गया था। और उसी के साथ बोला जा रहा है, देखिए ये जो टॉप स्कीम है, टारगेट ओलंपिक पोडियम
स्कीम, ये भी मिनिस्ट्री फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने लॉन्च कर दिया है। और उनका टारगेट क्या है कि इंडिया फिनिशेस इन द टॉप 10 ऑफ द ओवरऑल मेडल टैलीज एट द 2028 ओलंपिक्स। देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द टॉप स्कीम करके। तो हमारा टारगेट क्या है कि हम टोटल मेडल टैली में टॉप 10 में से आ जाएं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स में टॉप 10 में आ जाएं, ऐसा नहीं है, या सबसे ज़्यादा मेडल्स लेके आए, ये भी हमारा टारगेट फिलहाल नहीं है। फिलहाल हमारा टारगेट है टोटल नंबर ऑफ मेडल्स में टॉप 10 वाले देशों में हम आ जाएं अगर, तो ये ठीक है। तो इस स्कीम के तहत हम क्या करेंगे, स्कीम के तहत देखिए हम करेंगे ये, द एम ऑफ द स्कीम वाज टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स विद मेडल प्रॉस्पेक्ट्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, फर्दर ग्रूम एंड प्रिपेयर देम फॉर द अपकमिंग ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स, फॉर असिस्टिंग द एथलीट्स सिलेक्टेड अंडर द टॉप्स विद इन द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिशन ओलंपिक सेल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ डेडिकेटेड बॉडी। तो देश भर में से हम टैलेंट को रिकॉग्नाइज करेंगे। जैसे अभी बीच में एक न्यूज़ आई थी कि दिल्ली से झारखंड तक एक लड़की साइकिल चला के अपने फादर को लेके पहुंची थी, ठीक है, तो उसको साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ऐसी खबर आई थी, अप्रोच किया था कि अगर उनमें इतना ज़्यादा टैलेंट नेचुरली है तो साइकिलिंग में हम उनके टैलेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है हमारे देश के कई सुदूर कोनों में बहुत बड़ा टैलेंट छिपा रहता है, लेकिन उसको लाइमलाइट तक आने लायक पैसा या संसाधन नहीं रहते हैं। तो हमारे यहाँ जो प्रोमिनेंट सिटीज़ हैं, चंडीगढ़, दिल्ली, बॉम्बे, ठीक है, इसी तरह हरियाणा, इसी तरह के स्टेट्स और सिटीज़ से लोग एथलीट ओलंपिक वगैरह में पहुँचते हैं, और जो उनसे ज़्यादा सुपीरियर टैलेंट है वो हिंटरलैंड्स में छुपा रह जाता है। तो अब गवर्नमेंट एक्टिवली उनको खोज कर ओलंपिक तक पहुँचाएगी, जिससे कि हमारी मेडल टैली बढ़ जाए, ठीक है। और देखिए पैरालंपिक्स क्या होता है, जो डिफरेंटली एबल्ड दिव्यांग लोग हैं जो किसी फिजिकल हैंडीकैप से जूझ रहे हैं, उनके भी अलग ओलंपिक होते हैं, उसमें भी हम जाके मेडल्स जीतेंगे। और पैरालंपिक के लिए भी हम लोगों को, खिलाड़ियों को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत की वो बॉडी है जो कि स्पोर्ट्स और इस तरह के मामलों को हैंडल करती है। उन्हीं के ट्रेनिंग सेंटर, कैंप वगैरह चलते हैं। उसके अंदर में मिशन ओलंपिक करके अलग से डेडिकेटेड सेल बना दिया गया है। इससे आपको पता चलता है कि सरकार कितनी गंभीर है इसमें, ऐसा करके, ठीक है। तो नाउ द टॉप्स विल बी इंप्लीमेंटेड फॉर द जूनियर एथलीट्स इन द कंट्री, 10 to 12 ईयर ओल्ड टैलेंट्स विल बी चोजन अंडर द स्कीम। तो देखिए 10 से 12 साल के बच्चों को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, क्योंकि यही वो समय है जब उनको सही ट्रेनिंग अगर 4-5 साल तक दे दी जाए तो 17-18 की उम्र पे वो ओलंपिक में जाके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अब ओलंपिक में देखिए, अगर आप 20 साल की उम्र में आप शुरू कर रहे हैं ओलंपिक के लिए ट्रेन करना, तो भूल जाइए, आप ओलंपिक में कोई मेडल नहीं जीत पाएंगे। जब आपकी जस्ट ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ जस्ट शुरू होने पर है, जब आपकी हाइट बढ़ रही है, उस तरह वही जो स्टेज है, उसी समय आपने आपको फिजिकली आपको पूरा फिट कर लेना है और सारे स्किल्स सीख लेने हैं, ताकि आप जाके उस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए देखिए छोटे छोटे बच्चों को, 10 से 12 साल के बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। जय किसान, अगली न्यूज़ है। देखिए खेती में कुछ तो बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि खेती में जो फसल बोई जा रही थी खरीफ की, तो उसमें बहुत ज़्यादा एरिया में फसल बो दी गई है। ये खबर आई थी, देश भर के जलाशयों में बहुत पानी है, ठीक है। उतना मानसून उस समय तक गिरा भी नहीं था पिछले हफ्ते जब मैंने न्यूज़ कवर की थी, पर हर पिछले साल की तुलना में इस साल 30% ज़्यादा पानी है देश के सारे जलाशयों में, ठीक है। अभी आप देखिए फर्टिलाइज़र की भी रिकॉर्ड सेल हुई है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर में, जबकि लॉकडाउन चल रहा था। तो यानी खेती में कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ज़्यादा खेती कर रहे हैं किसान। ये क्यों है, इसके रिलेटेड कोई न्यूज़ नहीं आ रही है, लेकिन ऐसा हो रहा है। बहुत सारे इंडिकेटर्स इस तरफ गवाही दे रहे हैं। या ये हो सकता है कि शायद शहरों से जो लोग गाँव पहुँचे हैं तो वो ज़्यादा खेती कर रहे हैं, ये देखना पड़ेगा, आने वाले समय में पता चलेगा। अमिड अ नेशन वाइड लॉकडाउन ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक, द एफर्ट्स मेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स अलॉन्ग विद द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड वेरियस अदर डिपार्टमेंट्स सच एज पोर्ट्स एक्सेट्रा की जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने भी कोशिश की है। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ फर्टिलाइजर्स इन द कंट्री इज़ नॉट अफेक्टेड, ठीक है। क्योंकि पहला ये फोकस किया गया कि भाई देश की जो खाद्य आपूर्ति है, हम कितना सारा खाद्यान्न मुफ्त में राशन कार्ड होल्डर्स को दे भी रहे हैं आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत, ठीक है। तो ये हमारे खाद्यान्न की आपूर्ति पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। इसके लिए अलग अलग विभागों ने, अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट्स ने आपस में अपना पूरा कोलैबोरेट किया। देखिए पोर्ट्स का जो डिपार्टमेंट है उसने क्यों कोलैबोरेट किया होगा, ज़रूर देश के बाहर से जो फर्टिलाइजर्स आएंगे और उनको देश के अंदर तक पहुंचाने में डिपार्टमेंट ऑफ पोर्ट्स भी एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, तो उसने भी कंट्रीब्यूशन किया है। तो फर्टिलाइजर्स जो है, देखिए द सेल ऑफ फर्टिलाइजर्स रिकॉर्डेड इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021 इज़ 82.81% मोर। देखिए लगभग दुगुना फर्टिलाइजर सेल हो गया है इस साल में। ये तो देखिए पता नहीं, इसको तो बहुत बड़ा चमत्कार समझना चाहिए। इसलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो ये आपको याद रखना है कि फर्टिलाइजर की जो सेल है 82% ज़्यादा हुई है पिछले साल की तुलना में इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर this time, ठीक है। As the Kharif crop season begins in southern parts of India from the last week of May and in the rest of the country by mid of June, the Union Ministry of Chemicals and Fertilizers was able to stand in line with its commitment of ensuring the availability of fertilizers for farmers in the country, ठीक है। देखिए ब्रेकडाउन ऑफ फर्टिलाइजर्स सोल्ड कितना, यूरिया सबसे ज़्यादा 67% हायर हुआ है, डाई अमोनियम फॉस्फेट
ठीक है, और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स। तो ये कितने तरह के फर्टिलाइजर होते हैं ये भी आप याद कर लीजिए, किसी एग्जाम में बोलिए बैठ के पूछ ले या मेंस के आंसर राइटिंग में आपके काम आ जाए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, बुद्धम शरणम गच्छामि। देखिए क्या हुआ है, धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस हमारे देश में राष्ट्रपति जी द्वारा सेलिब्रेट किया गया है। धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस क्या है, गौतम बुद्ध जो थे उनको जब संबोधि प्राप्त हुई थी, बुद्धत्व तो प्राप्त हुआ, उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, तो कुछ समय तक उन्होंने सोचा कि अब मुझे आत्मज्ञान हो गया है तो ये मेरी इस संसार में जर्नी का ये अंत है, ये फाइनल पॉइंट है। लेकिन उसके बाद उन्हें ऐसी अनुभूति हुई, या कहानियों में कहते हैं कि देवताओं ने उनसे आके अनुरोध किया कि जो ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है वो आप दूसरों तक भी बांटिए। ठीक है, आपको तो काफ़ी एफर्ट से प्राप्त हुआ है, दूसरे लोग एफर्ट मार रहे हैं, उनको नहीं ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उनको आप हेल्प करिए। तो जो पहले 5 लोगों को उन्होंने सारनाथ में, ठीक है, आफ्टर बुद्ध पूर्णिमा और वैसाख, देखिए बुद्ध पूर्णिमा कल मनाई जाएगी और उसको वैसाख भी कहा जाता है। बुद्धिस्ट जो रिलीजन है उसमें पाली भाषा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है उनके ग्रंथों में, तो वैसाख यानी वैसाख करके ये सेलिब्रेट किया जाएगा। तो धर्मचक्र डे जो है उसमें मनाया जाता है। इट इज़ द सेकंड मोस्ट सीक्रेट डे इन बुद्धिज़्म। बुद्ध पूर्णिमा के बाद धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस जो है वो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट डे है। ठीक है, धर्मचक्र डे क्यों मनाया जाता है, तो उनका पहला सरमन जो था उनके 5 जो ब्रह्मचारी शिष्य गौतम बुद्ध ने बनाए थे, उसमें इन द फुल मून इन द मंथ ऑफ आषाढ़, आषाढ़ में यानी जो जुलाई का महीना है उसमें जो पूर्णिमा का दिन है उसमें गौतम बुद्ध ने ये किया था। देखिए द फर्स्ट सरमन बाय गौतम बुद्ध इज रिकॉर्डेड इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट धर्मचक्र प्रवर्तन सुत्ता। ठीक है, ये बहुत ही आसानी से एमसीक्यू बन सकता है। बुद्धिज़्म जैनिज़्म तो सब पढ़ते ही हैं, द 6 फिलोसफीज़ ऑफ द हिंदू फिलोसफीज़, हेटेरोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स वगैरह, ये सब तो आपने रट के रखा ही हुआ है, इसलिए गारंटी से इसको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब देखिए पाली जो है वो थोड़ा थोड़ा संस्कृत जैसा ही है। ठीक है, संस्कृत से प्राकृत ऐसा करके वो लैंग्वेज है। देखिए नाम क्या है, धम्मचक्र प्रवर्तन सुत्ता। अब ये क्या है, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र है। तो ये तो जिसको भी थोड़ी हिंदी संस्कृत का हल्का हल्का नॉलेज है वो समझ जाएगा कि ये क्या है। धर्मचक्र प्रवर्तन के जो सूत्र हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन यानी धर्म का चक्का जिस दिन चालू किया गया है ना, जिस दिन गौतम बुद्ध ने शिष्य बनाने और ज्ञान देना, प्रवचन देना शुरू किया, उस दिन क्या बातें उन्होंने बोली, उस दिन क्या सूत्र उन्होंने लोगों को दिए, वो धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्ता, ये जो ग्रंथ है धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र, उसमें संकलित किए जाएंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप याद रखिए। गौतम बुद्ध गिव द फर्स्ट सर्मन एट द डियर पार्क इन ऋषिपटना, प्रेजेंट डे सारनाथ इन उत्तर प्रदेश। तो देखिए सारनाथ में उन्होंने दिया। ठीक है, उस समय तो डियर पार्क नहीं रहा होगा वहाँ पे, तो वो सारनाथ में वो जगह है जहाँ पर उन्होंने पहली बार अपना प्रवचन दिया यहाँ पे। ठीक है, दिस ईयर द सेलिब्रेशंस विल बी कंडक्टेड वर्चुअली ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक, ये तो बहुत ही ऑब्वियस बात है। और प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने इनॉग्रेट किया इस दिन का सेलिब्रेशन वर्चुअली एट 9 AM फ्रॉम द राष्ट्रपति भवन। ठीक है, इन एसोसिएशन विद द बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमिटी एंड महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया, द इवेंट्स फ्रॉम मूलगंधकुटी विहार इन सारनाथ एंड महाबोधि टेम्पल इन बोध गया कैन बी लाइव स्ट्रीम्ड एट द यूट्यूब चैनल नेम्ड IBC वर्ल्ड। ठीक है, इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, फिर देखिए अलग अलग देशों में कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आषाढ़ पूर्णिमा इंडिया में मनाया जाता है उसी दिन। श्रीलंका में इसको एसाला पोया बोलते हैं। ठीक है, और थाईलैंड में इसको बोलते हैं आसना बुच्चा। ये क्या पता किसी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए, ये याद करके रखिए, नोट करके रखिए। बुद्धिज़्म जैनिज़्म बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं UPSC प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगला न्यूज़ है इन्वेस्ट इन इंडिया। देखिए KKR जो एक इन्वेस्टमेंट फर्म है, कोलबर्ग क्राविस रॉबर्ट्स, ये US बेस्ड इन्वेस्टमेंट फर्म है। इसने कल ही हमने बात की थी, जियो में बहुत पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। अब इन्होंने मेजॉरिटी स्टेक खरीद रहे हैं JB केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स इंडिया में। मुंबई बेस्ड JB केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स इज वर्थ ₹3109 करोड़। ये इस सेकेंड इन्वेस्टमेंट है KKR का इन द स्पेस ऑफ 2 months। कुछ तो यहाँ पर हो रहा है जो कि इस तरह से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत सारी डील्स ऐसी स्ट्रक होती हैं बिहाइंड क्लोज डोर, जिसके बारे में हमें बहुत बाद में पता चलता है। इस तरह का कुछ तो हुआ है कि रिलायंस के जियो में दुनिया भर की फेसबुक से जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां सब आके स्टेक खरीद रही हैं, पैसा लगा रही हैं। और देखिए KKR ने रिलायंस जियो में पैसा लगाया, अब ये मुंबई बेस्ड JB केमिकल्स से फार्मास्यूटिकल्स में 54% की स्टेक खरीद रही है। तो कुछ तो बात हुई है, आने वाले समय में हमें पता चलेगा। पर KKR ने ये एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है कि किन किन कंपनियों में KKR ने इन्वेस्ट किया है, विच ऑफ द फॉलोइंग। तो उसमें जियो और JB केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स आपको मेंशन करना है। ठीक है, तो JB केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स क्या है, JB मोदी ने मिलके, इट वाज फाउंडेड बाय 1976 बाय JB मोदी अपने 2 भाइयों के साथ मिलके। ठीक है, उन्होंने एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एंड टुडे मैन्युफैक्चर ऑफ API उन्होंने चालू किया था। ठीक है, रैंटैक, मेट्रोजिल एटसेट्रा वो बनाते हैं। टुडे इन मोर देन 40 कंट्रीज JB केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट्स इट्स प्रोडक्ट्स। इंडिया का जो फार्मा सेक्टर है वो भी बहुत ज़्यादा एक वाइब्रेंट सेक्टर है। दुनिया भर में काफ़ी सस्ती दवाएँ इंडिया में बनती हैं और ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। ठीक है,
थैंक यू गाइज, ये थी आज की करंट अफेयर्स की कवरेज। मुझे उम्मीद है कि मेरा अप्रोच आपको पसंद आया होगा। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए कि आने वाले दिनों में यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड और किस तरह के वीडियोज़ आप मेरे चैनल पर देखना चाहेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइज, मिलते हैं कल।